लाख से ज्यादा कोई देता है तो हमारी पूरी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठती है, देखती है कि इसके अंदर कोई कुछ प्रोको तो नहीं है, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, कुछ सोच के तो नहीं दे रहा है, ये सब भी चर्चा होती है। जी सर। आज यहाँ पर भी कुछ खर्चा तो हुआ है कि पंखे ये खाना, अगर कोई सहयोग किसी से मिलता है और वो आपको मुफ्त दान देना चाहता है तो प्लीज उसको स्वीकार करें, मत करें। मुद्दे हिलाने से कुछ नहीं होना, कसवाले पैसे तो चाहिए आपको, राजनीति में आना है पैसे चाहिए, अच्छे पैसे आएंगे, बुरे पैसे नहीं आएंगे। बुरे पैसा कोई बुरा नहीं है। बाबा साहब आप संसद रेंज के नाम से पर्ची कटवा दो, मेरा नाम लिखवा देना उसको। सर मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता क्योंकि आप तो खुले मन से अपना सहयोग दे रहे हैं, जो मैं सहयोग दे उससे बहस क्या। मैं आपको सिर्फ हमारी पार्टी का एक नियम सिद्धांत जी सर इस पे बहस आपसे मैं क्या करूं, मैं सिर्फ पार्टी का नियम सिद्धांत बता रहा था कि हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो चीजें ना करें जिसके लिए सारी दुनिया वो करती है, और कुछ ऐसी चीज होती है फिसलनी स्लोप होता है, उसके ऊपर एक कदम आप रख दो तो फिर उसके बाद आपके कदम रुकते नहीं, तो पहला कदम लेने से पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि 2 बार आपने 2 कदम रख दिए उसके बाद रुकने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। जी सर। आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप नियम से टूट जाए। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि हमने आज आपको देखा है, सुना है यहाँ पे, इसके बाद पता नहीं शायद टीवी पर ही सुने, तो जिनके साथ हमारा संपर्क रेगुलरली होने वाला है वो ये तो हमारे कैंडिडेट हैं सेजवाल जी, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट सेजवाल साहब आप आओ, अपने बारे में जानकारी और अपनी पूरी जो टीम है यहाँ की, अपनी टीम इंट्रोड्यूस करें हमारे को, क्योंकि सिर्फ कैंडिडेट ही क्यों, कैंडिडेट तो देखिए किसी भी चुनाव में हम तो खुल के कहते हैं कैंडिडेट तो सिर्फ मुखौटा है, चेहरा है, पूरी एक टीम काम करेगी, तो वो टीम यहाँ पे आए, सब लोग देखें कि हमारी टीम कौन सी है जो काम कर रही है, और उस टीम में आप यहाँ के लोकल रेजिडेंट कौन है उनसे भी मैं परिचय क्या बैकग्राउंड है, क्या है, वो हमें बिल्कुल जानकारी जी। ये हमारी यहाँ की टीम है। एक तो मैं कहूँगा कि हमारे इस टीम में यहाँ के रेजिडेंट कौन है, मैं अलका बख्शी हूँ, यहाँ भवानीपुर 77 में रहती हूँ, भवानीपुर 77 में, और मेरे जितने भी D1 D2 और जितने भी लोग हैं, मैं इन सबको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह समझती हूँ, और इसीलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, और इनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप हमारे साथ आओ और हम सब आप लोगों को वोट देकर आप लोगों को लाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ, और मैं आप सबको, कोई भी है, मैं सबको फैमिली मेंबर की तरह ही समझती हूँ, इसीलिए मैंने आप सब लोग को जबरदस्ती यहाँ मीटिंग कराई और आप सब लोगों को आमंत्रित किया कि आप सब लोग इनको पहचानो और इनकी असलियत जानकर इन्हें वोट दो, इसीलिए मैंने बुलाया है, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आप सब मेरे लिए हो और मैं आपके लिए हूँ, इसलिए आपको कोई भी ये हिचक नहीं होनी चाहिए, जब भी कोई आपको मेरी जरूरत हो मैं उसी समय हाजिर हो जाऊंगी, इसलिए आपको कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है कि आप किससे मिलो, जब कोई काम करवाना हो आप मुझे बताइए, मैं इनको फौरन बुलाऊंगी और इनको आना ही होगा हमारे काम के लिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव कसेवा है और मैं B10 में रहता हूँ, इसलिए ओरिजिनल जो ट्रेन से यहाँ पे शुरू हुई थी तब से यहाँ पे मेरे पास जगह है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपनी ज़िंदगी करीब 22 साल मैंने एक ऐसे मुल्क में गुजारे जो बहुत ही करप्ट था, नाइजीरिया में। वहाँ पे मैंने देखा कि इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है, और जब मैं हिंदुस्तान आता था अपने पेरेंट्स से मिलने, फैमिली से मिलने, छुट्टियाँ बताने,
मैं सोचता था कि ये मुल्क में ऐसा करप्शन नहीं हो सकता, हमारा देश इतना सुधरा हुआ है। चंद साल पहले जब मैं लौट के आया वहां से तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो करप्शन के केसेस निकल के आ रहे थे, तो इट हैज सुपरसीडेड नाइजीरिया मेनी टाइम्स ओवर। अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ तब से मैंने इसमें सोचा कि जो कुछ भी हो मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं इसके लिए जो कुर्बानी होगी करने को तैयार हूं। और तब से अब तक यकीन कीजिए मैंने एक पैसे की नौकरी नहीं करी, काम नहीं किया, सिवाय इसके कि मैं पूरा टाइम रहता वसंत कुंज में हूं पर पूरी दिल्ली में घूमता हूं आपके इस मुहिम के लिए। एक बात और छोटी सी मैं कहना चाह रहा था, जो योगेंद्र भाई ने छोटा सा रेफरेंस दिया था, वो ये कि हम लोग जो भी यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, लड़ाई हम लोगों की दिल्ली की असेंबली की हो रही है, पर हम लोग और आप लोग सब समझते हैं कि इसको पूरा देश देख रहा है। जो हम यहाँ करेंगे उसका इफेक्ट, उसके रिपल्स, उसके असर कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के चुनाव में या पूरे देश में जो आंधी चल रही है उसमें दिखाई देगा। मैं इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ा के कहना चाहता हूं कि जब मैं नाइजीरिया में था और मेरा एक एक्सपीरियंस था नाइजीरिया में, तो वे बैक इन 1960s में वहां की जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, और उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उसमें जो स्पीकर थे जिन्होंने मूव किया था मोशन फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ नाइजीरिया, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने ये मुझे बताया कि नाइजीरिया सो फार अवे फ्रॉम इंडिया और कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, शायद बीबीसी सुना करते थे यहाँ पे और वहां पे। उन्होंने ये बोला कि हम लोग आपके लीडर्स की, गांधी, पटेल, नेहरू, जिन्ना, इनकी ऐसी बातें किया करते थे जैसे वो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स हैं। वो कहते थे हम उनसे कभी नहीं मिले, कभी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, पर उनके जो स्टेटमेंट्स आते थे, जिस तरह से गांधी जी ने और सब लोगों ने इंडिपेंडेंस का मूवमेंट किया और हम लोगों को बिना ब्लडशेड के आजादी मिली, कहते हो दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर नाइजीरिया टू बिकम इंडिपेंडेंट। बिलीव मी, आज वही सिचुएशन है। पूरी वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज दिल्ली को देख रही है कि हम लोग यहां पे किस तरह से काम करेंगे। अगर हम लोग यहां फेल कर गए तो यकीन कीजिए कि आप सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम लोग पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज को फेल करेंगे। और आज के बाद फिर कोई हिंदुस्तान के अलग कोई दुनिया में कोई नहीं अपना चेहरा उठाने को तैयार हुआ कि हम रिवोल्यूशन ला सकते हैं बिना ब्लडशेड के। ये आपके मुझे कहना था। मैं वाशिंगटन में रहता हूं, मेरा टेलीफोन नंबर आप किसी से भी ले सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूं 24/7, कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं किसी काम के लिए। और नरेंद्र भाई, अगर जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं, इनके कान पकड़ के काम करवाना हम सबकी जिम्मेवारी होगी। इनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग यहीं पे इनको लेके आएंगे और उनसे काम करवाएंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सेजवाल है, मैं लॉर्ड्सवाई का रहने वाला हूँ। करीब 1.5-2 साल पहले जब अन्ना जी ने अप्रैल में जंतर मंतर पर अपना अनशन शुरू किया था जन लोकपाल के लिए, तो मैं भी एक बार चला गया था अप्रैल में वहाँ पर देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर, कि उस वक्त मिस्र में क्रांति हुई थी तो जनता सोच रही थी शायद यहाँ पर भी कुछ क्रांति होगा, शायद इस तरह का कुछ था। तो मैं भी चला गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ दिल में हुआ कि हाँ यहाँ हो सकता है। तो करीब जब हम अप्रैल में गए तो उसके बाद मेरा विदेश से मेरा दिल हो गया और मैं धीरे धीरे इस मूवमेंट के साथ जुड़ता गया। और फिर अगस्त में वो वक्त आया कि जब अरमान जी ने पार्टी का गठन किया तो फिर हम इस पार्टी के साथ लग गए और धीरे धीरे क्षेत्र में काम करते करते आज इस स्टेज पर हम आ गए कि अब हम इस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने बारे में मैं अभी खैर इतना ही बता पाऊंगा। नमस्कार। सॉरी, मेरा जनरेटर काम है, मैं जनरेटर रेंट पे देता हूँ कॉर्पोरेट के अंदर है, और मैं इन्वर्टर, बैटरी और यूपीएस का भी डीलर हूँ। और कुछ सवाल?
जी हाँ, वहाँ पहुँचा दें। आपका सवाल है जी सर, आपका। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, हाउ रिलायबल दे आर। उसमें विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे जर्मनी वगैरह, उन लोगों ने ये रिजेक्ट कर दिए हैं। ये इसलिए रखी गई है, 2009 में भी शक हुआ था, इस पे चर्चा भी हुई थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पे एक किताब भी लिखी है जो नेट पे अवेलेबल है 295 रुपए में। तो उसमें ये शक किया गया, एंड आई थिंक ही वेंट टू द कोर्ट ऑल्सो। नाउ द थिंग इज, इतनी मेहनत होगी और इतना सब कुछ होगा, उसके बावजूद अगर उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन से अगर पानी फेर दिया जाए तो फिर क्या होगा डेमोक्रेसी का? ये बात सही है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फुल प्रूफ नहीं है। फुल प्रूफ इसलिए नहीं है कि आपको वोट डालने के बाद आपको खुद पता नहीं लगता कि मशीन ने इसे कैसे रिकॉर्ड किया। और इसका फुल प्रूफ तरीका यही है कि आपको एक पेपर स्लिप मिले उसके बाद जो कि रिकॉर्ड करे, जिसको आप अपनी जेब में लेके चले जाएं। दुनिया भर में फुल प्रूफ मेथड ये है, हमारी फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें हैं जो हमारे सिस्टम में हैं, जिसकी वजह से इसको सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वो मेजर ये है कि क्योंकि पहले से ये तय नहीं होता कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस पार्टी का आदमी नंबर 1 पे होगा, किसका नंबर 2 पे होगा, किसका नंबर 3 पे होगा। ये चीज़ उसके नाम से डिपेंड करती है, नाम के अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करती है। तो इसलिए इलेक्शन के 20 दिन पहले आपको पता नहीं होगा कि महरौली में सबसे ऊपर किसका नाम आएगा, उसके बाद किसका नाम आएगा, उसका सीक्वेंस आपको पता नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट करना है तो उसको आखिरी 14 दिन में करना पड़ेगा और उसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेपरेटली मैनिपुलेट करना होगा। इसका मतलब है उसे ये पता होना होगा कि कौन सी ईवीएम किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी। हमारे सिस्टम में चूंकि ये थोड़ा सा रेंडमाइज कर दिया है तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारे सिस्टम में। हकीकत ये है कि एक्चुअली जिन जिन लोगों के बारे में शक हुआ, खासतौर पे चंद्रबाबू नायडू के बारे में बहुत था उस टाइम, वो इलेक्ट्रॉनिक एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था, रूलिंग पार्टी में थे और सब कुछ था। लेकिन जब वो खुद इलेक्शन हार गए सब कुछ करने के बाद, तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट फुल प्रूफ, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ दिस इलेक्शन that to my mind is not the big obstacle we are going to face, but in the long run we should get it changed. long run में हमें पेपर स्लिप वाला सिस्टम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, पर ये टेक्निकल चीज है, इसका मतलब कोई खास मतलब नहीं है। जो आपने बोला है कि रैंडमाइज कर दिया गया है, ये तो उन देशों ने जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, उन्होंने भी ये सोचा होगा और किसी वजह से वो रिजेक्ट करके और ये बैक टू पेपर बैलेट सिस्टम देव गॉन। What are we doing? Are we making fools of ourselves? इतना पूरा का पूरा देश दिल के साथ है, दिल से साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ या बीजेपी के साथ या किसके साथ भी, मोदी के साथ या जो भी, पर लोगों की जो इच्छा है वो हो सकता है इच्छा के हिसाब से ना चलें। ये सिर्फ बटन वगैरह और ये इलेक्ट्रॉनिक तमाशा करके दे माइट डू इट। वैसे मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस पे हम बहुत ज़्यादा वक्त इस सवाल पे ना लगाएं। मैंने अपनी बात बता दी। सो हैपेंस कि मेरा थोड़ा टेक्निकल इस पे भी इंटरेस्ट भी रहा है इन चीज़ों में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वगैरह में। इट इज़ एन आइटम, इन द लॉन्ग रन वी शुड इम्प्रूव इट। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप सब जाके आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे वोट दे के आएंगे तो झाड़ू चुनाव जीत जाएगी अभी की स्थिति में। बाकी ये फुल प्रूफ है या नहीं है, 100% फुल प्रूफ है या नहीं, वो सब बातें हैं और हमें फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर इस पंडाल में बैठे हुए हर लोग अगले 50 दिन 2-2 घरों में जाके बोल के आएंगे तो वसंत कुंज में आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। दैट इज द जी, उनके पास माइक है। जी दो सवाल है मेरे। पहला ये कि जब आपने अपने कैंडिडेट्स चूज किए प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने, तो आपने क्या देखा था, किस आधार पे आपने डिसाइड किया कि हेमाल जी को यहाँ से आप प्रत्याशी बनाएंगे? दूसरा ये कि सब लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी जीतेगी कुछ सीट, पर कल अगर जैसे आप भी बोल रहे थे और हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि
जो ब्यूरोक्रेट कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिकल नेक्सस है वो इतना स्ट्रांग है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कई बार जो सरपंच नए चुन के आते हैं, स्पेशली जो महिला सरपंच आती है रिजर्वेशन के थ्रू, अगर वो काम करना भी चाहें तो वो नेक्सस इतना स्ट्रांग है उसे वो नेविगेट नहीं कर पाते। तो आम आदमी पार्टी का क्या, इसके लिए आपने क्या प्लान किया है कि सेमवाल जी कल को आते हैं तो वो उस नेक्सस से कैसे मतलब निकल पाएंगे और कैसे नेविगेट करेंगे जिससे कि अच्छा विकास का कार्य हो? मैंने जैसे कुछ समय लगाया था एक्सप्लेन करने में कि हमारी कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रोसेस क्या थी। हमने एक तो बिल्कुल ओपन इनविटेशन मंगवाए, जो लोग कैंडिडेट बनना चाहते हैं चाहे वो पार्टी के मेंबर नहीं है उनसे भी। उसके बाद उनसे कहा कि उनसे अपने पूरे डिटेल्स देने को कहा, प्रॉपर्टी के, क्रिमिनल केसेस के, सब चीज़ें उनसे मंगाई और उन सब चीज़ों को वेबसाइट पे पब्लिक कर दिया। फिर जनता से ऑब्जेक्शन मंगवाया कि वो बताएं कि किसके बारे में क्या ऑब्जेक्शन किसी को है। उसके बाद हमने शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो एक्टिव वॉलंटियर्स यहाँ के थे उनमें वोटिंग करवाई, उसके बेसिस पे वोटिंग के फीडबैक है और बाकी इनपुट्स भी इस एरिया के बारे में दिए, कितने इलाके हैं, कितने गांव हैं, कौन कौन सा हिस्सा इसमें आता है, किस तरह के लोगों का है, सब चीज़ों का एक बैलेंस देखा और उसके बाद एक बैलेंस फाइनल क्वालिटेटिव जजमेंट है ना, वो इस प्रोसेस से हुआ। अब एक इंडिविजुअल कैंडिडेट में क्या गुण था, दूसरे में क्या नहीं था, वो सब यहाँ चर्चा करने में वो रहेगा ऑफर में। तो दूसरी बात आपने कही वो बहुत बेसिक चीज़ है कि एक अच्छी नियत वाली और एक ईमानदार कैंडिडेट वाली पार्टी को जिता देने भर से देश बदलेगा नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है, नेक्सस है नीचे। उस नेक्सस को तोड़ने का जब तक मैकेनिज्म आपके पास नहीं है तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति उसमें सकिन हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा। हम जो सोचते हैं, और बहुत अच्छा कि आपने सवाल पूछा क्योंकि ये मुझे वो चीज़ कहने को मौका देता है, हमारी जो असली कोशिश है वो सिर्फ ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, सेजवाल अच्छा काम करेंगे, नियत अच्छी है। असली हमारी कोशिश है कि आते ही हम 3-4 ऐसे बड़े लेजिस्लेटिव चेंजेस करेंगे ताकि ये डिसीजंस एमएलएज ले ही ना, असेंबली में डिसीजन ना हो, सेक्रेटेरिएट में डिसीजंस ना हो। कितने डिसीजंस को, अगर आपके यहाँ सड़क बनती है और सड़क की क्वालिटी का सर्टिफिकेट इंजीनियर तो दे ही, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तो दे ही, लेकिन यहाँ की जनता एक खुली पब्लिक मीटिंग में उसका सर्टिफिकेट दे। अगर ये चीज आप करते हैं, जन सुनवाई, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ओपन थिंग्स, इससे जितना बड़ा चेंज आता है सिस्टम में। अब लोग इंजीनियर नहीं है लेकिन लोग जानते हैं सड़क खराब है, जब बन रही होती है हर एक को दिख रहा होता है सड़क खराब है उसमें, और ये चीजें एक्सपेरिमेंट की गई हैं। लोगों ने पब्लिक में कहा आके, वहीं कॉन्ट्रैक्टर वहीं पे बैठा, वहीं इंजीनियर बैठा, वहीं एमएलए बैठा और उसके सामने जब चर्चा हुई तो एवरीवन एग्रीड, कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो एग्रीड कि सड़क खराब है। तो आंख से दिख रही होती है सबको। जब ये फैसला वहां दिल्ली सेक्रेटेरिएट के किसी कमरे में होता है कि यहाँ पे बनी हुई सामने वाली सड़क ठीक है या नहीं है, उसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। जब इस यहाँ पे बैठ के फैसला होगा तो कॉन्ट्रैक्टर एग्री, उसको चेक करवाया, जहां डिफरेंस था वो आप चेक करवा सकते हैं और उसने कहा कि हाँ मैं एक्स्ट्रा पैसे लिए बिना इस सड़क को दोबारा बनवा दूंगा। सो बेसिक चीज ये है, जो 2-3 चीजें, एक तो रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेक्रेटेरिएट में नहीं, मोहल्लों में डिसीजन हो, मोहल्ला लेवल पे डिसीजन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिल्ली का नहीं हो। दिल्ली में कितना, कोई 24-25 हजार करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का शायद, which should generally translate into I think about 100 crore rupees per ward, roughly। अब 100 करोड़ रुपए एक वार्ड पे खर्चा है, बहुत ग्रॉस फिगर्स में ले रहा हूं, इसमें तमाम दूसरी चीजें, सैलरीज वगैरह सब चली जाएंगी। लेकिन अगर इतना पैसा है और अगर उसका 100 करोड़ का नहीं, मान लीजिए 20 करोड़ रुपए का फैसला भी बोर्ड ले सकता है हर साल कि हम यहां तय करेंगे इसका एलोकेशन क्या हो, तो इतनी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, वो चेंजेस होंगे। तो 2 चीज हमारी बेसिक हैं, एक तो रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन, दिल्ली में कम दिखाई देता है, बाकी स्टेट्स में डिसेंट्रलाइजेशन साफ दिखाई देता है। महाराष्ट्र के फैसले, गढ़चिरौली में कुछ हो रहा है, फैसला मुंबई में हो रहा है। गढ़चिरौली और मुंबई में फर्क उतना ही है जितना यहाँ पे और इलाहाबाद में फर्क होगा, वो सब चीजें हो रही होती हैं। और दूसरा, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोग अपनी
डिसीजंस में खुद पार्टिसिपेट करें। ये दो चीज हम करना चाहते हैं और हमारा ये वादा है कि आते ही सबसे पहले कानून जो हम लाएंगे ये दो चीजों के होंगे, डिसेंट्रलिंग एंड पार्टिसिपेशन। और उससे हमें लगता है चाहे नियत से चेंजेस इतने नहीं आते, अगर ये होता है तो नेक्सस को हम नहीं तोड़ेंगे, नेक्सस को तोड़ने के औजार लोगों के हाथ में पकड़ा देंगे। वो बड़ी चीज है, वो हम कोशिश करें। सॉरी सर, हाँ जी, हाँ माइक उधर रह गया जी। सर आपको फिर जुड़ना है इसमें। हेलो जी, अब एक दो सवाल लेंगे क्योंकि लोगों को जाना भी होगा। जी, आपका सवाल और आपका सवाल सर। जी हाँ। हेलो सर, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये बसंत कुंज में हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन हमारे पास आता है वोटर से कि बाय द वे अगर आम आदमी पार्टी किंग नहीं तो किंग मेकर बन जाए तो आपकी उसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी? देखिए, ये मीडिया का बनाया हुआ सवाल है, मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन ये सवाल इररेलेवेंट क्यों है ये भी बताऊंगा। हो ये गया है कि एक 100 मीटर रेस होनी है, हम इस टाइम उस रेस के 70 मीटर्स वाले पॉइंट पे खड़े हैं, सारा मीडिया वहां पे अपना कैमरा लेके खड़ा है और वो कह रहा है कि आप तीनों बिल्कुल नजदीक नजदीक हो, ये होगा, हंग असेंबली हो जाएगी, वो होगा, ये होगा। पहली चीज जो हमें सबको बतानी है कि फॉर्चुनेटली रेस 70 मीटर्स पे खत्म नहीं होगी, रेस 100 मीटर पे खत्म होगी। जो उस रेस में जब शुरू हुए थे, जिन लोगों ने, एक पार्टी थी जिसने रेस 35 से शुरू की, दूसरी पार्टी ने रेस 30 से शुरू की, तीसरी पार्टी ने 0 से शुरू की, जो हम है। अगर 70 मीटर्स के पॉइंट पे जो 0 से चला है वो 30 और 35 वाले के बराबर पे आ गया है, तो अगले 30 मीटर में चुपचाप बैठा रहेगा। जो 0 से यहां तक इनके बराबर आ गया है वो अगले 30 मीटर्स पे आगे नहीं निकलेगा क्या? दिस एलिमेंट्री रीजनिंग कि एक ट्रेंड है। इस वक्त ट्रेंड ये है कि आम आदमी पार्टी ऊपर बढ़ रही है। 0 से हमने स्टार्ट किया, हम 25 से 30 के बीच में कहीं पे भी पहुंच चुके हैं परसेंट। मैं सीटों की बात ही नहीं करता इलेक्शन में। कांग्रेस ने शुरुआत 36-37 से की थी, वो नीचे चल रही है, बिल्कुल वो गाड़ी दूसरी दिशा में चल रही है। बीजेपी ने शुरुआत 33 से की थी, वो एकदम नीचे नहीं जा रही है, वो प्लेटू पे है, धीरे हल्की सी डिक्लाइन है ना, ये पिक्चर। अब सवाल ये है कि कांग्रेस जो यूं जा रही है, अगले 3 महीने में यूं वापस कैसे आ जाएगी? हमारी पार्टी जो यूं जा रही है वो अचानक यूं क्यों आ जाएगी? अगर हम बहुत कुकर्म कुछ करेंगे तो जरूर आ जाएगी, नहीं तो सामान्यतः नहीं आएगी। तो एक तो हम ये कहेंगे कि भैया 70 मीटर वाला फोटो मत देखो, देख लिया, मजे की चीज है, एंटरटेनमेंट हो गया एक दिन शाम को, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अब ये थोड़ा सा, आप सब लोग साइंस जानते हो, तो थोड़ा सा स्पीड कैलकुलेट करके देख लो कि 100 मीटर पे क्या होगा। एक तो ये। दूसरा, मान लीजिए पूछने वाला पूछेगा और उसका हक बनता है पूछने का, मान लीजिए हंग असेंबली होती है, मान लीजिए आपकी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती है, हंग असेंबली होती है, तो आप किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल सिंपल आंसर है, अरविंद भाई ने बार बार दिया है, मैंने बार बार कहा है, हर बार हमने कहा है, कसम खा के कहा है, बच्चों की कसम खा के कहा है, किसी बड़ी पार्टी के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इट्स अनक्वालिफाइड आंसर, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। क्यों? उसका कारण है, कारण ये है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है वो सिर्फ कोई एंटी कांग्रेस वोट नहीं है। लोग ये नहीं कह रहे कि शीला बहुत बुरी है इसलिए आपको आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, सिर्फ एंटी बीजेपी नहीं है। आम आदमी पार्टी को डलने वाला वोट इस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहे हैं सारे लोग चोर हैं, आप कुछ अलग लग रहे हो, चलो मैं आपको मौका देता हूं। और उसके बाद पहला मौका मिलते ही पिछले हाथ से जाके हम हैंडशेक कर लें इनमें से किसी के साथ, तो हमसे बड़ा चोर और गद्दार कौन होगा, है ना। दूसरी चीज सिंपल ये भी बता दीजिए कि साहब हम दिल्ली की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि दिल्ली के अंदर अपना कर लेंगे और उसके बाद बाकी देश में हमें कुछ नहीं करना। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये सब कर लेती हैं, नीतीश कभी बीजेपी से समझौता कर लेते हैं, उसके बाद सेकुलर बन जाते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। हमारे लिए दिल्ली सिर्फ एक पहला स्टेप है पूरे देश में जाने का, देश की राजनीति को साफ करने का। और अगर दिल्ली में कांग्रेस या बीजेपी किसी से समझौता कर लेंगे तो देश में हम करेंगे क्या? कोई हमें क्यों सीरियसली लेगा? तो कोई सवाल ही नहीं होता है। लोग कहेंगे कि फिर सरकार नहीं बनेगी, मैं कहता हूं साहब फिर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेना। पिछले 7 साल से दोनों मिलकर चला तो रहे एडजस्टमेंट करके,
जो पीछे से एडजस्टमेंट कर रखा है सामने से एडजस्टमेंट करने दे वाली सरकार अपनी, हम नहीं करते। How I got interested was when I heard a few things about the party, about the thoughts. Then I became very interested, deeply interested, so I'm getting more involved. Similarly, we have a wide network of friends all over. It's not possible to meet them. But people can now exist on what is normally called a links of them. So we have groups of people, 500 people, either the IT guys or this guy or that guy, and we keep exchanging. And sometimes a lot of things happen out that. We get together physically also. Now nobody has the patience to go on a net and keep hunting for what's going on. So suppose you said something today and the man is recording there. If this were available as a link, it would help a lot. Similarly, on Sunday we had met Mr. Kejriwal from Christian Club. He taught something and something which really struck us, me. If that is available as a link, then I can quickly send some friends or see from there. That is one difference. That's all. सर जी पंजाबी में कहते हैं जो बोले सो कुंडा खोले। तो आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, आप इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दो आप। अब वो ये कि इन्होंने लिया है, जिन्होंने भी बनाया है, इनको मैं कहूँगा आप कुछ बताना चाह रहे हैं। वैसे हमारे बहुत वॉलंटियर्स है, सारी पार्टी वॉलंटियर्स पे चल रही है, बहुत वॉलंटियर हैं, सब कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैंने देखा है कोई 50 मिनट की कोई यूट्यूब पे डाल दे क्लिपिंग, वो देखने का मन नहीं करता। 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, इसके लिए थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ेगी। हमारे साथी कुछ बताएंगे, लेकिन आपके मन में चूंकि विचार आया है, जैसे आज की मीटिंग हुई है, आप निकालना कि कोई 2.5 मिनट की क्लिपिंग क्या अच्छी हो सकती है। 3 क्लिपिंग लाओ, उसको आप लगवाओ। हाँ जी, आप कुछ क्लैरिफाई करना। Want to give you information that this is broadcasting on app Mehroli, so you can search us on Facebook, as well as this is going live now, and 75 people are there who are watching us live. Thank you. बहुत बढ़िया जी जी। The very last 100 देखिए कि आई थिंक हाल ही में बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि ये जो हमारे सारे बैनर्स हैं और ये सब है, ये पेड़ों पे कहीं पर नहीं लगने चाहिए। इट वॉज वेरी आई मीन डिस्टर्बिंग टू सी कि आप जैसे वहां से आते हैं तो आम आदमी पार्टी, अभी तक तो सिर्फ बीजेपी वगैरह का देख रहे थे, पर आम आदमी पार्टी आप लोगों के सारे बैनर भी पेड़ों पे लगे हुए हैं। एंड आई वॉज गोइंग समवेयर टुवर्ड्स दी मेट्रो के पिलर्स पे भी मुझे आपके पोस्टर्स चिपके हुए दिखे हैं। तो आई वॉज रियली होपिंग कि ये डिसिप्लिन अभी आपका बिल्कुल जोर पे आ गया है कैंपेनिंग। इफ दिस डिसिप्लिन यू कैन इंश्योर दैट हम लोग एटलीस्ट we do not model this thing जिसके खिलाफ हम लोग I think in the future we will be saying कि हमें ये नहीं करना चाहिए। So you will have to control कि किस तरह से कहाँ आपके पोस्टर जा रहे हैं। एंड अगर ये पेड़ों पे इस तरह से लग रहे हैं, I had actually suggested on आपके emails में कि you should request, आपका वो ऑटो वाला बहुत बढ़िया चीज़ है, चाहे तो लोगों की प्राइवेट कार्स पर, मतलब जो प्राइवेट चीज है और जो कह रहे हैं कि हाँ वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम अपने घर के आगे बैनर लगा सकते हैं, बट पेड़ों पे आपको सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक ऑर्डर के हिसाब से यू आर नॉट अलाउड टू पुट इट ऑन द ट्रीज। एंड इफ वी आर पुटिंग इट ऑन द ट्रीज, आई थिंक वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग दैट डाउनफॉल। इफ वी हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन विद इन द पार्टी, सो प्लीज वी विल टेक केयर ऑफ इट। मैं जो कह रहा था उसी स्पिरिट में, अच्छा मैं कहूँगा कि देखिए सब लोग जो इस पार्टी में आए हैं, सब जो हमारे टोपी वाले साथी यहाँ बैठे हैं, इन्हें कोई पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है। ज़्यादातर हमारे साथी ये कहते हैं साहब मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं पॉलिटिक्स करूँगा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ज़्यादातर हमारे साथी ऐसे हैं, इसलिए इन्हें जी 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 जिस चीज़ को जो अब कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, इन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस पार्टी में यही होता है जब आपको लगे कि कोई गलत बात कर रहे हैं, इनको बैठा के आप समझाओ कि क्यों गलत है। जो ट्रीज वाला आपने कहा उसके 2 एंगल है, एक तो लीगल एंगल है, एक एनवायरमेंटल एंगल। लीगल एंगल लोग समझ भी जाते हैं, पूरा नहीं भी समझते। एनवायरमेंटल एंगल जो है वो आपको थोड़ा बैठ के समझाना पड़ेगा इस चीज़ में ना, सारे वर्कर्स को। जी 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 मैं समझ रहा हूँ। डायरेक्शन देखिए, जो चीज़ें एक स्पॉन्टे, ये कोई कॉर्पोरेट उस तरह से है नहीं, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस तरीके से चल रहा है। जब लोग जुड़ जाते हैं, हो सकता है इस मीटिंग के आखिर में 15 ऐसे लोग जुड़ जाएं जो आज तक जुड़े हुए नहीं थे,
और कल से वो भी उतने ही वॉलंटियर है जितना कि ये वॉलंटियर है। ये मूवमेंट बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें मैं सचमुच बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं अवॉइड नहीं कर रहा। मेरे वहां से एक लाइन लिख देने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत नीचे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की तरह ये चल रहा है। और बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप जैसा कोई व्यक्ति हमारे 15 वॉलंटियर के साथ बैठे और उन्हें समझाए कि पेड़ पे क्यों नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ नियम कानून छोड़ दो, पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए। उससे हो सकता है आपको लगे कि मेरी ज्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन जिसको आपने एक बार ये समझा दिया कि पेड़ के ऊपर इलेक्शन पोस्टर क्यों नहीं लगाना चाहिए, आपने पोस्टर का सिर्फ बात नहीं की, अगले 20 साल के लिए उसका वर्ल्ड व्यू बदल दिया आपने, जो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आ रहा है। तो आप भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए उसके अंदर, हमारे लोगों को समझाइए। ये मूवमेंट ऐसे ही चल रहा है, आपस में एक दूसरे को समझा के चल रहा है। हम जरूर पब्लिक प्रॉपर्टी के डिफेसमेंट के हम खिलाफ हैं, हम नहीं करेंगे, लेकिन लोकल लेवल पे अगर हमें कॉन्शियसनेस बनाए, नहीं तो ऊपर आ जाएगा पता नहीं क्यों जी, ऊपर से हुक्म आ गया है कुछ, चलो ऐसा कुछ करना है। लेकिन आप जब समझा देंगे तो फिर वो सिर्फ पोस्टर के बारे में नहीं, 50 और चीजों के बारे में भी उसका मन बदलेगा, वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव बनेगा। आप ये कोशिश कीजिएगा।